हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिदृश्य विषय में महात्मा गांधी जी के शैक्षिक चिंतन पर चर्चा करेंगे और उनके शैक्षिक चिंतन में जो सर्वोदय दर्शन है उनके ज्ञान की तर्क एवं मीमांसा के बारे में जो उन्होंने वर्णन प्रस्तुत किया है उसके विषय में पढ़ेंगे। गांधी जी ने ज्ञान के दो वर्गों को बताया है। उन्होंने ज्ञान को दो वर्गों में विभाजित किया है, भौतिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के अंतर्गत इन्होंने भौतिक जगत एवं मनुष्य के विभिन्न पक्षों के बारे में जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो ज्ञान आता है उसे रखा है और वहीं आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर इन्होंने सृष्टि का ज्ञान एवं आत्मा और परमात्मा संबंधी जो भी ज्ञान है उसे आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत रखा है। गांधी जी की दृष्टि से मनुष्य दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए मनुष्य को, और दोनों ही प्रकार के ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं। और भौतिक जीवन के लिए भौतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और आत्मा के ज्ञान का यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। और वह दोनों ही प्रकार के ज्ञान पर बल देते थे, इसीलिए वह दोनों प्रकार के ज्ञान को आवश्यक मनुष्य के लिए मानते थे। गांधी जी के अनुसार भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारी इंद्रियां हमारा साथ देती हैं और इंद्रियों के द्वारा हम भौतिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति गीता पाठ, भजन कीर्तन, सेवा भाव और सत्संग द्वारा इस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं गीता को ये आध्यात्मिक ज्ञान का श्रेष्ठतम ग्रंथ मानते थे। वह गीता को पढ़ने और गीता में दिए हुए वचनों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से ग्रहण करते थे। अब है गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा। गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी ने बताया है कि मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा दोनों का योग मानते हैं और यह मानते थे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, इसी को ये मुक्ति कहते थे। परंतु ये मनुष्य के दो पहलू भौतिक और आध्यात्मिक के विकास करने के लिए उन्हें अपने को भौतिक अभावों से मुक्त करने पर बल देते थे। आध्यात्मिक मुक्ति के लिए इन्होंने गीता के अनाशक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ साधन माना था और भौतिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए इन्होंने श्रम, नैतिकता और चारित्रिक जो गुण इंसान के अंदर होते हैं उनके महत्व को स्वीकार किया था। और इन दोनों की प्राप्ति के लिए इन्होंने एकादश व्रत बताए थे, जो है सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, असार, असत्य, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, कायक श्रम, सर्वधर्म समभाव और विनम्रता। ये इन सब के पालन पर बल देते थे और ये ही मानव के सच्चे मूल्य जीवन में होने चाहिए, इस बात को मानते थे और इन्हीं मूल्यों पर ये बल देते थे। सत्य
गांधी जी के लिए साध्य एवं साधन दोनों थे। साध्य रूप में वह सत्य है और जिसका अस्तित्व है, जिसका कभी अंत नहीं होता है, अर्थात ईश्वर। ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो सभी प्राणी, सजीव और पूरी प्रकृति में वास करता है और सभी प्रकृति के कण कण में वास करता है। और एक ऐसी शक्ति है ईश्वर जो पूरी सृष्टि को चला रहा है और सबका ध्यान रखता है और सभी का कल्याण करता है। वह ईश्वर को सत्य मानते थे और उसी के पथ के अनुयायी थे। वहीं पर अब उन्होंने बताया है कि सत्य की प्राप्ति अहिंसा से हो सकती है। अहिंसा को ये भौतिक और आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक मानते थे। ब्रह्मचर्य को ये इंद्रिय निग्रह द्वारा मन को अपने वश में करने के लिए अर्थ में लेते थे और इंद्रिय भोग के रस को दूर रहना ही इनके लिए अवसाद है। इसलिए असत्य का अर्थ है चोरी ना करना, अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह न करना और अभय का अर्थ है किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होना। यानी हमारे अंतर मन में ऐसा कोई भी भय नहीं होना चाहिए, ना जन्म का, ना मरण का, ना दुख का, ना सुख का। हर प्रकार के भय से इंसान को मुक्त होना चाहिए। अस्पृश्यता का निवारण का अर्थ है जन्म के आधार पर किसी को शूद्र ना समझना, यानी छुआछूत की भावना का मतभेद खत्म होना, समाप्त होना और सबको समान मानना, मनुष्य की सेवा करना। और इन्हीं पर इन्होंने कायिक श्रम का अर्थ बताया है कि बिना श्रम किसी की वस्तु का भोग न करना, यानी कि किसी की कोई भी वस्तु बिना किसी कार्य किया मत लेना, किसी के श्रम का भोग मत करना। वही सर्वधर्म समभाव का अर्थ है कि सब धर्मों में ईश्वर की प्राप्ति है और ईश्वर को प्राप्ति का साधन सब समभाव होना चाहिए। और विनम्रता का अर्थ इन्होंने बताया है कि अपने अहंकार और क्रोध को त्याग कर अपने जीवन के कार्यों को करना और सबके लिए दया एवं क्षमा के भाव को अपने अंदर जागृत करना। इसी से व्यक्ति की शक्ति का विकास होता है और व्यक्ति के आत्मबल का विकास होता है। सबके प्रति, मानव सेवा के प्रति अपने भाव को संजोकर रखना और दूसरों को सहयोग से रखना और सबकी भलाई के कार्य करना। वहीं पर इन्होंने विनम्रता बताई है और उनके अनुसार समस्त प्राणियों के उदय की बात सोचेगा जो इंसान, वही एक सच्चा इंसान होगा, वही मानव सेवा के लिए सबसे ज्यादा तत्पर रहने वाले इंसान को ही यह सच्चा इंसान मानते थे। और गांधी जी के विचार से ऐसा उदार हृदय व्यक्ति ही है कि जो भौतिक जीवन में सुख दुख और सुख शांति प्राप्त कर सकता है और आत्म तत्व की अनुभूति कर सकता है। वह प्राणी एकमात्र इंसान है, मनुष्य है जो मनुष्यता के भाव को जीवित रख सकता है। अब है महात्मा गांधी का शैक्षिक चिंतन। महात्मा गांधी का शैक्षिक चिंतन, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपिता गांधी जी केवल राजनीतिक ही नेता नहीं थे, अपितु एक बहुत बड़े धर्म, मर्मज्ञ एवं समाज सुधारक भी थे। इन्होंने अपने समय की पुस्तकीय, सैद्धांतिक, संकुचित और परीक्षा प्रधान शिक्षा में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए और शिक्षा जगत
प्रतिष्ठित हुए। गांधी जी शिक्षा को व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे और मनुष्य की किसी भी प्रकार की भौतिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसे उतना ही आवश्यक मानते थे जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए बच्चे की अपनी माँ का दूध होता है। यही कारण है कि इन्होंने एक निश्चित आयु तक के लिए बच्चों के लिए सामान्य शिक्षा में मातृभाषा का होना एक आवश्यक तत्व के रूप में माना और उन्होंने इस चीज की व्यवस्था की मांग की कि प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाए और उसे निःशुल्क करने की बात भी इन्होंने कही और इस पर विशेष बल भी दिया। इनका स्पष्ट मत था कि शिक्षा विदेशी भाषा अंग्रेजी के माध्यम से नहीं दी जानी चाहिए बल्कि शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से भी बच्चों को प्रारंभ से दी जानी चाहिए। वैसे ये अंग्रेजी की मानसिक दासता बढ़ाने वाली भाषा मानते थे, परंतु शिक्षा द्वारा मनुष्य को स्वावलंबी भी बनाना चाहते थे और चाहते थे कि उसे अपनी रोजी रोटी कमाने योग्य बनाया जाए और इसलिए इन्होंने हस्तकौशल शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष बल दिया और साथ ही ये मनुष्य की आत्मिक जो उन्नति थी उसे भी करना चाहते थे। इसलिए ये शिक्षा द्वारा मनुष्य को एकादश जो व्रत हैं उनके पालन की ओर अग्रसर करना चाहते थे और उन्हें इस ओर प्रवृत्त करने पर बल देते थे। गांधी जी ने अपने इस शिक्षा दर्शन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया और उसे बेसिक शिक्षा का नाम दिया और यह गांधी जी के शैक्षिक विचारों जितने भी उन्होंने अपने विचार दिए हैं शिक्षा के लिए वहां पर उनके शैक्षिक विचारों को उन्होंने क्रमबद्ध कर विवेचना के लिए प्रस्तुत किया है। वहीं पर उन्होंने जो शिक्षा का संप्रत्यय बताया है शिक्षा का संप्रत्यय गांधी जी केवल साक्षरता को ही शिक्षा मानते थे। इनके अपने शब्दों में साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही प्रारंभ है। साक्षरता तो मनुष्य के जीवन का एक उज्जवल शब्द है, उसके भविष्य की नींव है। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जाता है। ठीक है, गांधी जी मनुष्य को शरीर, मन, हृदय और आत्मा का योग मानते थे। इनका स्पष्ट मत था कि शिक्षा मनुष्य के जीवन को संवार सकती है, उनके जीवन को उच्च स्तर पर ला सकती है जिससे वे तमाम भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी ने 3 आर शिक्षा के बताए हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, यानी उन्होंने हैंड एंड हार्ट की शिक्षा में बदलने के लिए कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य को केवल पढ़ना, लिखना एवं गणित सिखाना नहीं है, अपितु उसके हाथ, मस्तिष्क और उसके हृदय का विकास करना भी होता है। इनके लिए इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है और यह उसके लिए सर्वोच्च होता है। अगर किसी को कोई कुछ देना चाहे तो अगर दे सके तो वह सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षा। शिक्षा हर एक क्षेत्र में अपना पूरा असर प्रभाव छोड़ती है और अगर हम एक बच्चे को भी शिक्षित करते हैं तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो धन्य हो जाता है और पूरा हो जाता है।
इसलिए शिक्षा का उद्देश्य सभी बालकों, छात्रों और व्यक्तियों को शिक्षित करना होना चाहिए। अब है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य गांधी जी के विचार में मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या बताया है? उन्होंने मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति को बताया है, परंतु मुक्ति को इन्होंने बड़े व्यापक अर्थ में लिया है। पहले ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति की बात करते थे और फिर आत्मा की जो मुक्ति होती है उसकी बात करते हैं। इनका तर्क था कि जब तक मनुष्य को शारीरिक दुर्बलता, मानसिक तनाव, आर्थिक अभाव और राजनीतिक दासता से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती है। अतः यही कारण है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा और उसका उच्चतम विकास किया जा सकता है और इसी के द्वारा वह व्यक्ति के मन, आत्मा और उसके विकास को चाहते थे। शिक्षा और उसके उद्देश्य के संबंध में गांधी जी ने जो विचार व्यक्त किए उनको हम निम्नलिखित क्रम के अनुसार अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे शारीरिक विकास, मनुष्य जीवन का कोई भी उद्देश्य क्या ना हो, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है तो वह है व्यक्ति का शरीर और इसका विकास अवश्य होना चाहिए। इसलिए अपने विद्यालय जीवन में गांधी जी ने शिक्षा के इस उद्देश्य की आवश्यकता की अनुभूति की। उन्होंने अनुभव किया कि अगर मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तो वह हर प्रकार का सुख और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए आगे चलकर उन्होंने आत्मिक विकास के लिए भी इस शारीरिक विकास को आवश्यक समझा और शारीरिक विकास पर बल दिया। वहीं मानसिक एवं बौद्धिक विकास, मानसिक एवं बौद्धिक विकास गांधी जी के अनुसार शरीर के साथ मन और आत्मा का भी विकास होना चाहिए। इनका कहना था कि इस प्रकार शारीरिक विकास के लिए मां के दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है और शिक्षा को यह सर्वश्रेष्ठ आवश्यक कार्य मानते थे और शिक्षा को ग्रहण करने पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। वैश्विक एवं सामाजिक विकास, वैश्विक एवं सामाजिक विकास गांधी जी व्यक्ति के वैश्विक और सामाजिक विकास दोनों प्रकार के विकास पर बल देते थे और व्यक्ति के वैश्विक विकास को ये व्यक्ति और समाज और राष्ट्र के सभी विकास के लिए आवश्यक मानते थे। इनकी दृष्टि से वैश्विक विकास का उच्चतम रूप आत्मिक विकास है और आत्मिक विकास के लिए मनुष्य के सामाजिक और उसके सामाजिक विकास को आवश्यक मानते थे। सामाजिक विकास के द्वारा ही गांधी जी का तात्पर्य मनुष्य के समाज से प्रेम और सहयोग की भावना के विकास से था और वह चाहते थे कि मानव मात्र प्रेम से करने और मानव मात्र की सेवा करने से ही आत्मिक विकास संभव हो सकता है। वहीं उन्होंने सांस्कृतिक विकास बताया है।
गांधी जी के अनुसार संस्कृति का संबंध आत्मा से होता है और यह मनुष्य के व्यवहार को प्रकट करती है और ये मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करती है और उसकी आत्मिक जो उन्नति होती है उसके लिए व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए गांधी जी सांस्कृतिक विकास को आवश्यक समझते थे और इसके लिए शिक्षा को मुख्य उद्देश्य के रूप में मानते थे। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम गांधी जी के शिक्षा के जो और उद्देश्य उन्होंने बताए हैं उनके टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए